हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। आई एम मयंक अग्रवाल। आज हम इस वीडियो में कंप्लीट द हिंदू न्यूज़ एज वेल एज एडिटोरियल्स का एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले जो पेज है इसमें कोई भी ऐसी इम्पोर्टेंट न्यूज़ नहीं है जिसको डिस्कस किया जाए। रजनीकांत डिस्चार्ज फ्रॉम हॉस्पिटल, LSE हॉटस्पॉट टर्न ब्रांड बुजवर्ड इन वैली, एंड देन डेली वायरस केसेस विलो 19,000 आफ्टर 6 मंथ। यहाँ पे बस एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है कि जो EU नेशंस हैं, यूरोपियन यूनियन में जो नेशंस हैं, आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए यूरोपियन यूनियन में कितने नेशंस हैं। बिकॉज अभी जो पर्टिकुलरली जो ब्रिटेन है वो यूरोपियन यूनियन से बाहर हो गया है, तो उसके बाद जो नेशन है वो थोड़े कम बचे हुए हैं, तो उनका नंबर आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। ये प्रीलिम्स एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट हो सकता है। नेक्स्ट सेकंड जो सिटी पेज है, इसमें पर्टिकुलर एक यहाँ पे कॉल सेंटर की बात की जा रही है, जहाँ पे जो यंग एज पीपल हैं वो जॉब के प्रीटेक्स्ट में, यहाँ पर्टिकुलरली उनको पता था कि इस प्लेस में जो है वो फ्रॉड किया जा रहा है कॉल सेंटर के नाम पे। जो ग्रेजुएट्स होते हैं उन्होंने जो है एक कंपनी को ज्वाइन किया जो कि USA में रहने वाले जो सिटीजन्स हैं उनके साथ जो है वो फ्रॉड करती थी, जिसका मोडस ऑपरेंडी मतलब काम करने का तरीका ये था कि वो US की ड्रग एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट, लॉ एनफोर्समेंट एजेंटी जो एजेंसी है उनके ऑपरेटर बन के जो है वो कॉल करते थे USA के लोगों को, और उन्होंने लगभग USA में जो है वो 8,000 से ज़्यादा लोगों को जो है बेवकूफ़ बनाया। तो उसके बाद ये कॉल सेंटर जो है इसका पता चला, तो उसमें 96 लोगों को ऐसा उसमें जो है वो गिरफ़्तार किया गया। अब इसके बाद बात की जाए, यहाँ पे कोई भी ऐसी न्यूज़ नहीं है जिसको डिस्कस किया जाए। देन नेक्स्ट यहाँ पे इस पेज में भी कोई भी ऐसी इम्पोर्टेंट न्यूज़ नहीं है। देन नेक्स्ट वन इज़, यहाँ पे बात की जा रही है कि जो NSCNIM मतलब जो नागा सोशलिस्ट नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, आईसेक मोबियाक जो उसका फ्रैक्शन है, जो नागालैंड में पर्टिकुलरली बना हुआ था, जो नागालैंड के बाजू में जो म्यांमार कंट्री है वहाँ से जो लीडर्स थे वो, और इंडिया के जो लीडर्स हैं वो उनसे जो मिलके बना हुआ था। तो यहाँ पे जो होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैं अमित शाह, उनका कहना है कि किसी भी तरह की कम्युनिटी बेस्ड जो ऑटोनॉमी है वो हम देने वाले नहीं हैं। साथ में जो है वो सेंटर है वो एक तरह से ऐसा सोच रहा है कि वो जो टेरिटोरियल काउंसिल है मणिपुर में और अरुणाचल प्रदेश में एक तरह से लेके आएंगे, तो फिर जो नागालैंड जो NSCN का जो मेन ऑब्जेक्टिव है कि वो एक ग्रेटर नागालैंड बनाना चाहता है जिसका अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन हो, एक फ्लैग हो, तो फिर उनके उस थिंकिंग पे जो है वो एक तरह से रोक लग जाएगी। उनका जो है वो कोई सेल्फ रूल वहाँ पे नहीं रहेगा, क्योंकि अगर मणिपुर में और अरुणाचल प्रदेश में जो है वो इस तरह से टेरिटोरियल काउंसिल सेटअप हो गए तो वो टेरिटोरियल काउंसिल एक तरह से ऑटोनोमस रहेंगे। तो उसके बाद फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को ये सेंट्रल गवर्नमेंट ये कह सकती है कि जिस प्लेस की डिमांड नागालैंड कर रहा है वो पहले से ही एक तरह से सेल्फ रूल के अंडर आता है। नेक्स्ट एडिटोरियल्स की बात की जाए तो सबसे पहला जो एडिटोरियल है वो जो वैक्सीन, इंडियन गवर्नमेंट जो है वो वैक्सीन को रोल आउट करने जा रही है इनिशियल फेज़ में, तो उसके ऊपर बात की गई है। ये जो सेकेंड आर्टिकल है इसमें बात की जा रही है 2020 ईयर के बारे में कि आखिर इसमें क्या अप एंड डाउन रहे हैं और गवर्नमेंट को आगे किस तरह से एक्शन लेना चाहिए। अब ये जो नेक्स्ट आर्टिकल है इसमें वेस्ट बंगाल में कांग्रेस और CPIM जो है दोनों एक दूसरे के साथ अलायंस बना रहे हैं अपकमिंग जो असेंबली इलेक्शन है उससे रिलेटेड, तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है बिकॉज पॉलिटिकल ओरिएंटेशन है। दूसरा, यहाँ पे इस आर्टिकल में राइटर ने बात की है कि गवर्नमेंट की एक इफ़ेक्टिव वैक्सीनेशन डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी क्या होनी चाहिए, गवर्नमेंट को किस तरह से
जो है वैक्सीन को डिस्पेंस करना चाहिए, जिससे सभी को वैक्सीन जो है मिल सके। जो पर्टिकुलरली वल्नरेबल कम्युनिटीज़ हैं उनको जो है वो वैक्सीन मिल सके, जैसे एल्डरली पॉपुलेशन है, यंग चिल्ड्रन हैं, और कोमॉर्बिडिटी वाले हैं, और दूसरा जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं। अब दूसरा यहाँ पे बात की गई है चाइना के बारे में, और आज है मंडे, तो आज जो एडिटर है वो जो राइटर्स हैं उनके, जो रीडर्स हैं उनके क्वेश्चंस के आंसर देते हैं, तो वो यहाँ पे बात की गई है। नेक्स्ट, इसराइल ने सूडान के साथ, मतलब सूडान ने इसराइल के साथ अपने जो टाइज़ हैं नॉर्मलाइज़ किए हैं, तो उसके ऊपर ये आर्टिकल यहाँ पे बात करता है। आज का जो कैरिकेचर है उसमें बात की गई है पर्टिकुलरली जो यूपी में वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ, या वहाँ की असेंबली, वहाँ के जो कैबिनेट हैं, उन्होंने ऑर्डिनेंस पास किया था अनलॉफुल रिलीजियस कन्वर्जन एक्ट, तो उसके बेसिस पे एमपी ने भी सिमिलर जो लॉ है वो इम्प्लीमेंट किया है, अभी अपने कैबिनेट में उसको परमिशन दी है, पास किया है। तो एक तरह से ये जो टॉर्च है वो एमपी की तरफ जो है वो पास की जा रही है योगी आदित्यनाथ के द्वारा, ये यहाँ पे बात की जा रही है। नेक्स्ट जो आज का डाटा पॉइंट है इसमें बात की जा रही है ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स, जो इंडिया है उसमें 111th स्पॉट पे है 162 नेशंस में से, और वो जो है वो 17 प्लेसेस नीचे है 2017 से। अब यहाँ पे जो इंडेक्स है वो इकोनॉमिक फ्रीडम को मेज़र करता है कंट्रीज़ की 76 इंडिकेटर्स के बेसिस पे। तो इंडिया जो है वो 2008 के बाद से सबसे बड़ा इंडिया की जो रैंकिंग है उसमें फॉल हुआ है। अब यहाँ पे बात की जाए इंडिया का जो मेजरली फॉल हुआ है वो फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फ्रीडम टू एसोसिएट, असेंबल एंड फॉर्म और ज्वाइन पॉलिटिकल कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन 2018 के कंपैरिजन में ये जो है वो डिटेरिएट हुआ है, कमज़ोर हुआ है। अब यहाँ पे ये मैप है जो डार्क ब्लू है, वहाँ पे जो रिलीजियस फ्रीडम है वो काफ़ी अच्छी है, और जो डार्क रेड की तरफ बढ़ रहा है वहाँ पे रिलीजियस फ्रीडम जो है वो उतनी अच्छी नहीं है। और इंडिया की रैंक जो है वो 111th है, पाकिस्तान जो है 140 स्पॉट पे है, चाइना 129 एंड श्रीलंका 94। ये अपने नेबर्स के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। अब ये कुछ स्कोर दिया हुआ है पर्सनल फ्रीडम के बेसिस पे, रूल ऑफ लॉ, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, रिलीजियस फ्रीडम, एसोसिएशन, असेंबली एंड सिविल सोसाइटी एंड मीडिया फ्रीडम। अब सबसे फर्स्ट जो आर्टिकल है उसको डिस्कस कर लेते हैं। इस आर्टिकल में बात की जा रही है असेंशियल ड्राई रन। अब यहाँ पर ड्राई रन का मीनिंग होता है जब किसी चीज़ की स्टार्टिंग होती है, शुरुआत होती है, तो गवर्नमेंट जो है वो वैक्सीन को, जो वैक्सीन का इनोकुलेशन है उसकी स्टार्ट करने वाली है, उसके ऊपर यहाँ पे बात की जा रही है। अब जो आर्टिकल की स्टार्टिंग है वो कुछ इस तरह से होती है कि आने वाले कुछ वीक्स में ही जो 2 कोविड-19 वैक्सीन है, जैसे कि जो एस्ट्रोजेनिका और जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की वैक्सीन है, और दूसरा भारत बायोटेक कंपनी जो है उसकी जो कोवैक्सीन है, दोनों का जो है फेज़ 3 डाटा जो है वो आने वाला है। और उसके बाद उसका जो इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन सेंट्रल ड्रग कंट्रोलर से लेने के लिए वो अप्लाई करेंगे। तो अगर ये वैक्सीन को अप्रूवल मिल जाता है तो वैक्सीन का जो रोल आउट है वो हो जाएगा ऐसी पॉपुलेशन को इम्यूनाइज़ करने के लिए जो बहुत ही हाई रिस्क ग्रुप हैं, एक तरह से जैसे कि हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, और दूसरा जो है चिल्ड्रन हैं, तीसरा जो कोमॉर्बिडिटी वाले पर्सनस हैं, और फोर्थ जो एल्डरली पॉपुलेशन है उनको जो है वैक्सीन प्रोवाइड की जाएगी। अब इंडिया में हर साल जो है मिलियंस ऑफ यंग चिल्ड्रन, उनको वैरायटी ऑफ वैक्सीन प्रोवाइड की जाती है। तो इंडिया में ये ऐसा सिस्टम ऑलरेडी प्रेजेंट है जहाँ पे जो वैक्सीन है उसको एडमिनिस्टर किया जा सकता है। बट इस बार जो वैक्सीन को एडमिनिस्टर किया जाना है वो सिर्फ यंग पॉपुलेशन को नहीं, जो एडल्ट्स हैं उनको भी जो है वो वैक्सीन का रोल आउट किया जाना है। अब यहाँ पे एक तरह से ये एक बहुत ही न्यू चीज़ है जहाँ पे जो यंग पॉपुलेशन है
उसको वैक्सीन दी जानी है। अब यहाँ पे एक गवर्नमेंट को ये भी याद रखना है कि 2 वैक्सीन्स के डोजेस प्रोवाइड किए जाने हैं। मतलब एक ही वैक्सीन के 2 डोज गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी, तो उससे प्रॉब्लम ये हो सकती है कि अगर डिफरेंट कंपनीज़ की जो वैक्सीन्स हैं उसको कैसे जो है पर्टिकुलरली एक पर्सन को सेम वैक्सीन जो है वो प्रोवाइड की जाए जिससे उसको कोई हार्म ना हो, तो इस ओर भी गवर्नमेंट को बहुत ध्यान देना पड़ेगा। अब यहाँ पे जो ड्राई रन है, जो शुरुआत है वैक्सीन को एडमिनिस्टर करने की, वो दिस वीक इनिशिएट हो रही है आंध्र प्रदेश, आसाम, गुजरात और पंजाब में। तो यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं उसमें वो पर्टिकुलरली जो कोविन आईटी प्लेटफॉर्म है जो कि वैक्सीन के मैनेजमेंट के लिए लाया गया है, जिसमें कि एक ऐप रहेगा जिस ऐप में सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर रहेगी कि किस पर्सन को किस तरह की कोमॉर्बिडिटी थी, उसके बाद किस टाइम पे उसको जो है वो वैक्सीन एडमिनिस्टर की गई, साथ में किस कंपनी की वैक्सीन जो है वो एडमिनिस्टर की गई। तो ये जो टाइम है इसमें जो डाटा एंट्री है, डेट एलोकेशन है, टाइम है, ये सारा जो है वो स्टोर रहेगा। तो और दूसरी तरफ 4 हाई रिस्क ग्रुप की बात की जाए जिनको वैक्सीन जो है वो दी जानी है, तो पहला इनका टास्क रहेगा कि जो भी रेसिपेंट्स हैं, जो भी गवर्नमेंट ने आइडेंटिफाई की हैं बेनिफिशरीज, उनको सबसे पहले रजिस्टर किया जाए कोविन प्लेटफॉर्म में। और जैसे चिल्ड्रन में की जाती है वैक्सीनेशन, वो एक तरह से यूनिवर्सल होती है, बट यहाँ पे कोविड-19 जो वैक्सीन है वो सिर्फ 100 एडल्ट्स को दी जाएगी हर एक डेजिग्नेटेड साइट पे, प्री डिफाइंड डेट और टाइम के बेसिस पे। अब यहाँ पे वैक्सीनेशन के पहले जो भी बोनाफाइड है, कोई भी जो रजिस्टर्ड पर्सन है, वो उसका डिटरमाइन करना बहुत ज़रूरी है। तो जो ये आईटी प्लेटफॉर्म है वो जनरेट कर सकता है डेट और टाइम कि कब पीपल जो है वो रिसीव करेंगे सेकेंड डोज। अब अगर एक या एक से ज़्यादा वैक्सीन को गवर्नमेंट परमिशन देती है अपने जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम है उसमें, तो ये भी याद रखना पड़ेगा कि किस कंपनी की जो वैक्सीन है वो दी जा रही है। तो एक पर्सन को अगर 2 डोज दिए जाने हैं तो सेम कंपनी की वैक्सीन के 2 डोज दिए जाएं। साथ में चेक किया जाए, रिपोर्ट किया जाए कि जो भी एडवर्स इवेंट हुए हैं वैक्सीन की वजह से वो एक सेंट्रलाइज सिस्टम पे लोड रहे हैं कि आखिर क्या एडवर्स इम्पैक्ट लोगों को देखने को मिला वैक्सीन की वजह से। तो अब एक प्रॉब्लम ये भी है कि जो कोविड-19 की वैक्सीन है उसका जो है वो लॉन्ग टर्म फॉलोअप सेफ्टी हुआ ही नहीं है। ड्यूरिंग ट्रायल 9 मंथ के अंदर ही जो है वो वैक्सीन आ चुकी है। वैसे नॉर्मली वैक्सीन में 5 से 10 साल का टाइम लगता है, तो अगर इतनी जल्दी जो है वो वैक्सीन आ चुकी है तो एक तरह से गवर्नमेंट के पास ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि उससे आने वाले जो एडवर्स इफ़ेक्ट हैं उसको मॉनिटर किया जाए। अब गवर्नमेंट जो है वो 300 मिलियन पीपल को जो है वो वैक्सीनेशन करने वाली है, तो गवर्नमेंट को 600 मिलियन डोजेस की जो है वो रिक्वायरमेंट होगी। अब इसी तरह का सेम आर्टिकल जो है यहाँ पे बात कर रहा है कि गवर्नमेंट नेक्स्ट 6 से 7 मंथ में 300 मिलियन पीपल को जो है वो वैक्सीनेट करने वाली है, जिसमें कि गवर्नमेंट को जो है 600 मिलियन डोजेस की ज़रूरत पड़ेगी, जिसमें कि सबसे पहले जो प्रायोरिटी है वो हेल्थ केयर वर्कर्स को, दूसरा एल्डरली पॉपुलेशन को, तीसरा कोमॉर्बिडिटी वाले जो पर्सन्स हैं उनको। तो जुलाई और अगस्त तक जो है 20% ऑफ इंडिया पॉपुलेशन विल बी वैक्सीनेटेड। अब यहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो 3 जगह से वैक्सीन को ले सकती है, जिसमें कि 600 मिलियन डोजेस गवर्नमेंट को रिक्वायर है। तो जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है उसकी जो वैक्सीन है उससे गवर्नमेंट 500 मिलियन जो है वो डोजेस एक्वायर करने वाली है। अब यहाँ पे अगर इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन गवर्नमेंट प्रोवाइड कर देती है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को, और दूसरी तरफ भारत बायोटेक जो कंपनी है हैदराबाद बेस्ड, उसकी कोवैक्सीन है, और तीसरी जो रशियन कंपनी है स्पुतनिक 5 उसकी जो वैक्सीन है उसको भी गवर्नमेंट जो है वो परमिशन दे सकती है। अब यहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो इस तरह से
वैक्सीन को एडमिनिस्टर करने वाली है। अब पहला जो मेन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, क्या गवर्नमेंट प्राइवेट प्लेयर्स को वैक्सीनेशन के कैंपेन में कहीं भी जो है वो उनका साथ लेने वाली है। तो यहाँ पे बात की जाए तो कोविड-19 में यूके और यूएस जो हैं वो पहले से ही वैक्सीनेशन जो है वो स्टार्ट कर चुके हैं। अब यहाँ पे वैक्सीनेशन का ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि प्रोटेक्शन, जो भी वैक्सीनेटेड हो चुके हैं उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाए, और स्पीड और स्प्रेड ऑफ वायरस का जो स्पीड है, वायरल ट्रांसमिशन का जो स्पीड है, उसको कम किया जाए। अब यहाँ पे बात की जा रही है कि यहाँ पे एल्डरली पॉपुलेशन को वैक्सीन का इनोकुलेशन पहले किया जा रहा है, बट वो लेस मोबाइल होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह कम जाते हैं। लेकिन जो यंग चिल्ड्रंस हैं वो सबसे पहले यहाँ से वहाँ मूव होते हैं, तो अगर उनको वैक्सीनेट किया जाता है पहले तो उसके ज़्यादा फ़ायदे देखने को मिलेंगे। अब तीसरा जो पॉइंट है, क्या गवर्नमेंट प्राइवेट प्लेयर्स को यहाँ पे कोई प्लेस दे रही है। जैसे कि जो गवर्नमेंट है वो पूरी तरह से खुद वैक्सीनेशन को जो है वो फंड करने वाली है। अगर गवर्नमेंट वैक्सीनेशन को खुद फंड करने वाली है तो जो पुअर पीपल हैं उनके लिए तो अच्छा है। लेकिन अगर लेट्स सपोज़ जो फाइज़र कंपनी है या मॉडर्ना कंपनी है वो गवर्नमेंट के पास आती है इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन के लिए, जिससे कि जो रिच सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हैं वो वैक्सीन को ले सकें, तो अगर गवर्नमेंट उस चीज़ को अप्रूवल देती है तो उससे एक तरह का जो फ़ायदा है वो ये हो सकता है कि गवर्नमेंट के जो रिसोर्सेज हैं वो थोड़े कम यूज़ होंगे। जो एबल पर्सन हैं वो वैक्सीन खुद से परचेस कर सकते हैं मार्केट से। और दूसरी तरफ यहाँ पे ये देखा जाएगा कि जो लोग हैं वो एक तरह से बहुत लार्ज नंबर में आ जाएंगे जिनको वैक्सीन प्राइवेट प्लेयर्स से चाहिए। अब तीसरी तरफ बात की जाए प्राइसिंग की, तो जो ईयू है उनके पास उन्होंने एक डाटा प्रोवाइड किया ट्विटर पे, जहाँ पे उनको फाइज़र की वैक्सीन जो है वो $18 पर डोज पे मिल रही है, और जो मॉडर्ना की $18 पर डोज़, और फाइज़र जो है वो £12 पर डोज़ जो है वो मिल रही है। लेकिन इंडिया को वही डोज $37 पर डोज़ पे दिया जा रहा है। तो ईयू के पास अगर इतनी अच्छी डील है तो गवर्नमेंट भले ही प्राइवेट प्लेयर्स को फाइज़र की वैक्सीन इनोकुलेट करने की परमिशन देती है, लेकिन एक सेंट्रलाइज सिस्टम होना चाहिए जिसमें गवर्नमेंट जो है वो एक पार्टी हो, जिससे कि अच्छी डील हो सके और जो वैक्सीन है उसका रेट काफ़ी कम हो सके, जिससे कि एक पुअर पर्सन भी उस वैक्सीन को अफोर्ड कर सके अगर वो प्राइवेट प्लेयर्स से वो वैक्सीन लेना चाहता है। अब ये जो तीसरा आर्टिकल है इसमें बात की गई है कि किस तरह की यहाँ पे प्रॉब्लम्स रही हैं इस साल में कोविड-19 से लेके, जो चाइना से इंडिया का जो स्टैंड ऑफ चल रहा था। तीसरा जो है पॉलिटिकल सिचुएशंस जो अलग अलग स्टेट्स में बन रही है, जैसे कि वेस्ट बंगाल, और दूसरी तरफ जो हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है एमएलएस की, उसके ऊपर इस आर्टिकल में बात की गई है। अगली बात इस आर्टिकल में की गई है कि जॉब क्रिएशन जो है वो डिज़ायर्ड पेस पे नहीं हो पा रहा है, जिससे कि बहुत सारी जो यंग पॉपुलेशन है वो जॉबलेस है। तो गवर्नमेंट को इस ओर ध्यान देना चाहिए कि कैसे भी करके डिमांड बढ़े, और अगर डिमांड इस पर होती है तो उससे जो है वो जॉब क्रिएशन के प्रॉस्पेक्ट्स आगे चल के इंक्रीज़ हो सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे इस आर्टिकल में बात की गई है कि यूएसए ने पर्टिकुलरली जो सूडान है उसको प्लेस करके रखा हुआ था ऐसी स्टेट के तौर पे जो टेररिज्म को स्पॉन्सर करती है, बट यूएसए जो सूडान है उसने इज़राइल के साथ नॉर्मलाइज कर लिए हैं अपने टाइज, तो इसलिए यूएसए ने सूडान को इस तरह की कंट्री के दायरे से हटा दिया है। तो उसके ऊपर यहाँ पे बात की जा रही है। अब जो नेक्स्ट यहाँ पे ब्रिस्टन विल रीओपन सून, तो जो ताइवानीज़ एक कंपनी है जो कि एप्पल को जो अपने प्रोडक्ट्स हैं वो सप्लाई करती है, तो उसके एक साइट पे जो है वो वर्कर्स ने एक तरह से एजिटेशन किया और बहुत सारा जो है वो नुकसान कर दिया। इससे इंडिया का जो इंटरनेशनल लेवल पे जो इमेज है वो ख़राब होती है, साथ में जो ईज ऑफ डूइंग बिज़नेस है उसके जो प्रॉस्पेक्ट्स हैं वो भी कम होते हैं। तो यहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो इंटरवीन कर सकती थी पहले,
जो वहाँ के लेबर ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनसे बात करके, पर्टिकुलर जो लेबर हैं उनसे बात करके कि उनकी आखिर क्या प्रॉब्लम्स हैं, तो इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया की जो छवि है वो इस तरह से ख़राब नहीं होती। अब यहाँ पे बात की जा रही है जो डक्स हैं वो लार्ज नंबर में जो है वो मर रही हैं, जो पर्टिकुलरली अलपूजा डिस्ट्रिक्ट है केरला का, वहाँ पे तो सैंपल को जब एग्ज़ामिन किया गया तो एवियन डिसीज़ जो है वो एग्ज़ामिन की गई, उसमें रिवील किया गया कि जो डक हैं वो इन्फेक्टेड हैं रिमीला एंटी पेस्टिफायर, जो कि एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया है उससे, जिसकी वजह से उनको जो है बीमारी हो जाती है और एक बैक्टीरियल डिसीज़ है जिससे कि वो मारी जाती हैं। अब यहाँ पे अगली बात जो है वो की जा रही है, इनर लाइन परमिट जो है वो मणिपुर को दिया जा रहा है। इनर लाइन परमिट जो है वो बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर जो एक्ट था 1873 का उसकी तरह है कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो कुछ इंडियंस को नॉर्थ ईस्ट में आने नहीं देना चाहते थे, जिससे कि नॉर्थ ईस्ट में उनकी ऑटोनॉमी बनी रहे। तो उसके बाद इनर लाइन परमिट जो है वो लॉन्च किया गया। एक बार नोट्स के बेसिस पे इनर लाइन परमिट को देख लेते हैं। तो जो इनर लाइन परमिट है वो एक डॉक्यूमेंट है नॉन नेटिव्स को जिसकी ज़रूरत होती है एक स्टेट में रहने के लिए, जो स्टेट आईएलपी सिस्टम के अंदर प्रोटेक्टेड है। अभी प्रेजेंट में जो 4th नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हैं जैसे अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, मणिपुर और नागालैंड, वो इससे जो है वो प्रोटेक्टेड हैं। अब यहाँ पे आईएलपी का जो सिस्टम है उसमें ड्यूरेशन कितने टाइम तक कोई रुकने वाला है, साथ में कहाँ रुकने वाला है, इस चीज़ की गवर्नमेंट को इन्फॉर्मेशन देनी होती है। आप ये नोट्स जो है वो एक्सेस कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच।